अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने जब रमज़ान को बताया कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम है, इस पर उस नए कैदी ने मुझे घूर कर देखा और बोला, तुम बकवास करते हो। तुम अगर मुसलमान भी हो तो वार्डन के पिट्ठू हो। तुम भारतीय हुकूमत के नौकर हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जाओ अपना काम करो। इस वक्त मैंने यही मुनासिब समझा कि इससे मज़ीद बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहाँ से चला आया, लेकिन मेरे दिल में इस मुसलमान कैदी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, ख़ास तौर पर जबकि उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम था। अगरचे ये नया मुसलमान कैदी मुझे अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन मैंने हौसला ना हारा। घुम्मन सिंह को बाहर से माल्टे आते, वो मुझे खाने को देता तो मैं 2 माल्टे छुपा कर रख लेता और नए मुसलमान कैदी को जाकर दे देता। आहिस्ता आहिस्ता चंद रोज़ के बाद उसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उसने मुझे बताया, मेरा नाम रमज़ान है, मेरा घर पाकिस्तान के शहर सक्खर में है, मैं पुलिस का खोजी था। फिर पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स ने स्मगलरों को पकड़ने के लिए मेरी खिदमत हासिल करनी। कुछ ही दिन उनके लिए काम करता रहा। अब उन्होंने मुझे जासूसी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और एक रोज़ मुझे एक दूसरे पाकिस्तानी जासूस के साथ बॉर्डर क्रॉस करवा कर भारत भेज दिया गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं जलंधर रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। ये कहकर वो खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मैंने सुना है कि तुम भी पाकिस्तानी जासूस हो। तुमने किस तरफ से बॉर्डर क्रॉस किया था? क्या तुम्हारा ताल्लुक भी पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स से है? मैंने अपने बारे में उसे बताना मुनासिब ना समझा, बस इतना ही कहा, मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ मगर जासूस नहीं हूँ। मैं तो इंडियन फिल्में देखने के शौक़ में बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ गया था कि गिरफ़्तार कर लिया गया। तुम्हारा नाम क्या है? रमज़ान ने पूछा। करमदीन है, मैं गुजरावाला का रहने वाला हूँ और मेरे बाप का खराद का कारखाना है जहाँ मैं खराद का काम करता था। रमज़ान मुझे बुरा भला कहने लगा, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रखा है। इंडियन फिल्मों को गौर से देखते हो, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना को अपने हीरो बनाए फिरते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसे वतन के गद्दारों से बात नहीं करना चाहता। मुझे रमज़ान की वतन दोस्ती के जज्बे ने बेहद मुतासर किया था। मैं अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि रमज़ान ने मुझे घूर कर देखा और बोला, मगर तुम पाकिस्तानी होकर झूठ बोलते हो। मैंने झूठ नहीं बोला, मगर तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम पाकिस्तानी जासूस हो। मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि तुम जम्मू तवी में पकड़े गए थे। मेरा साथी भी जम्मू गया था, उसका टारगेट भी जम्मू का एक पुल था। मुझे उसके अंजाम के बारे में कुछ पता नहीं। क्या तुमने उसे देखा था? मैं कश्मकश में पड़ गया। इस शख्स के पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन था, मगर मैं अपने बारे में कुछ बताते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने उसे उसके साथी के नाम के बारे में पूछा तो वो बोला कि असली नाम तुम जानते हो कि हम कभी नहीं बताया करते। मुझे मालूम है कि तुमने भी अपना नाम गलत बताया है। मेरा असली नाम भी रमज़ान नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई होने के नाते मैं तुम्हें अपने साथी के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि वो एक साधु के भेष में था। उसने जम्मू शहर के किसी बाग के दरवाजे पर अपनी कुटिया बना रखी थी। मैं कुछ चौंका, मगर इस तहय्युर को मैंने अपने चेहरे से ज़हर न होने दिया। वो मेरी बैरक के करीब आकर रुक गया, फिर इशारे से की करके दरख्त के पास जाने को कहा। मैं उठकर उधर को चल पड़ा, सोचा शायद ये मुझे कोई राज की बात बताने वाला है। रमज़ान जासूस थोड़ी देर कीकर के आसपास मुंडलाता रहा, फिर मेरे करीब आकर उसने कीकर की एक शाख तोड़ी और बोला, इसकी मिसवाक बड़ी अच्छी होती है। वो दाएं बाएं देख रहा था, फिर आहिस्ता से कहने लगा, करमदीन, मुझे चेकअप के लिए ये लोग कल बड़े अस्पताल ले जा रहे हैं। मैंने हर कीमत पर रास्ते में फ़रार होने का मंसूबा बना लिया है। तुम्हें अगर बाहर अपने किसी साथी को पैगाम देना है तो दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। वो माता दास के बारे में कह रहा था, जिसने वाकई जम्मू शहर के कंपनी बाग के दरवाजे के पास अपनी झोंपड़ी बना रखी थी और जहां मैं भी जाया करता था। यह इस बात का वाज़ेह सबूत था कि रमज़ान वाकई पाकिस्तानी जासूस था। मुझे जम्मू वाले साधु के बारे में इल्म था कि वो वहां से फ़रार हो गया था और ज़िंदा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपना राज खोलना मुनासिब ना ख्याल किया और कहा कि अगर तुम कहते हो कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ तो ठीक है, तुम शक करो, लेकिन यकीन करो कि मैं तुम्हारे किसी साधु साथी से नहीं मिला और जम्मू के बाग में भी कभी नहीं गया था। रमज़ान ने सर झुका लिया, फिर चेहरा उठाकर मुझे देखते हुए कहा, करमदीन, तुम्हारा जो कोई भी नाम है, मैं अगर फ़रार होकर पाकिस्तान पहुँच गया तो अपने महकमे में तुम्हारी सिफारिश करूँगा। तुम बहुत पुख्ता हो, तजर्बाकार और काबिल एतबार जासूस हो, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया।
जबकि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। आदमी बदमिजाज था। मैं खामोशी से वहाँ से चल दिया। इस वाक़ये के 2 रोज़ बाद दोपहर के वक्त वो मेरे पास आकर यूं ही मिसवाक करते हुए कहने लगा, करमदीन अहमक न बनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम दोनों के सामने एक ही मिशन है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथी बाहर ज़रूर होंगे, मैं तुम्हारा पैगाम उन तक बड़ी हिफाजत से पहुँचा दूँगा, बाकी तुम मेरी फ़िक्र न करो, मैं फ़रार होने में बड़ी महारत रखता हूँ, 2 बार पहले भी राजस्थान की जेल से फ़रार हो चुका हूँ। मैं सोचने लगा कि इसे अपने बारे में बता देना चाहिए, और बम्बई वाले हकीम साहब को, जो पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करता है, अपनी कैद के बारे में पैगाम पहुंचा देना चाहिए। मैं उसे बताने ही वाला था कि अचानक सामने से एक हवालदार गश्त करता हमारी तरफ आया। रमज़ान बोला, शाम के बाद तुमसे बात करूंगा। वो चला गया। दोपहर के बाद मुलाकात हुई तो घुम्मन सिंह बड़ा खुश मुलाकाती वार्ड की तरफ बढ़ा। मेरे करीब से गुजरते हुए बोला, करमदीन, आज साड़ा दारू आ रहा है, मुलाकात में तुमको भी पिलाऊंगा। और वो अपनी मूँछों को हथेली से बिठाते हुए आगे निकल गया। मैं अपनी बैरक में जाकर कंबल ओढ़कर कोने वाली सलाखों के साथ टेक लगाकर बैठ गया और अपने फ़रार के बारे में गौर करने लगा। कम बखत इस जेल में हिफाजती इंतजामात इस कदर सख्त थे कि वहाँ से फ़रार अभी तक मुझे नामुमकिन दिखाई दे रहा था। मैं इसी उधेड़ बन में लगा रहा। दोपहर ढल गई। सूरज गरूब होने लगा तो मैंने घुम्मन सिंह को अपनी तरफ आते देखा। वो मुझे कुछ संजीदा लगा। मैंने यूं ही पूछ लिया, सरदार जी, लगता है आपका दारू नहीं आया। घुम्मन सिंह ने मेरे पास आकर कंबल को एक तरफ हटाया तो मैंने देखा कि उसके तहबंद में दारू की एक बोतल आधी बाहर निकली हुई थी। करमदीन, हमारी बोतल कभी नहीं रुक सकती, मगर तुझे एक बड़ी गर्मा गर्म खबर सुनाने आया हूँ। मैं घुम्मन सिंह को तकने लगा। क्या मेरी रिहाई के ऑर्डर आ गए हैं? घुम्मन सिंह मेरे पास ज़मीन पर बैठ गया। वो मूँछों को उंगली से मरोड़ते हुए टिकटिकी बांधे मुझे तक रहा था। करमदीन, तुमने मेरी जान बचाई है, तुझे यार कहा है, तो उससे दगा नहीं कर सकता। भारत माता को पीछे छोड़कर तेरी यारी निभा रहा हूँ। मैं हैरान था कि यह शख्स मुझे ऐसी कौन सी बात बताने वाला है। घुम्मन सिंह के चेहरे पर इस वक्त मर्दाना जलाल था। उसने कंबल हटाकर अपने तहबंद में उड़सी हुई दारू की बोतल निकाल कर 2 घूंट पिए, दारू को उसी जगह छुपा दिया और मूँछों को हाथ से साफ करते हुए बोला, पुत्र जी, ये जो रमज़ान यहाँ नया कैदी आया है, यह जेल वालों का अपना आदमी है। यह तुमसे तुम्हारे साथियों का राज मालूम करने आया है, इससे खबरदार रहना। यह कहकर घुम्मन सिंह उठा और झूमता झमता माया गाता अपने बैरक की तरफ चल दिया। मैं तो जैसे सख्ते में आ गया था। मैंने इस पहलू पर कभी गौर ही नहीं किया था कि नया कैदी भारतीय जासूस भी हो सकता है। जेलों में आमतौर पर यह गुर इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी तरफ से आदमी भेजकर दूसरे जासूस के राज मालूम करने की कोशिश की जाती है। मैंने दिल ही दिल में शेर मर्द घुम्मन सिंह को सलाम किया। उसने अपने वतन के मफादात को खातिर में ना लाते हुए मुझे एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह कर दिया था। उस वक्त अगर घुम्मन सिंह मुझे रमज़ान के बारे में ख़बरदार ना करता तो मैं उस रोज़ उसे यकीनन बम्बई वाले पाकिस्तानी जासूस के बारे में सब कुछ बता देता और उसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता। अब मैं अपनी जगह पर चौकन्ना हो गया और मेरा जहन इस लाइन पर सोचने लगा कि मैं भारतीय जासूस रमज़ान को यहाँ से फ़रार होने के सिलसिले में किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस रात जेल के गंदे कंबल में लेटे लेटे मैंने बाकायदा एक मंसूबा तैयार कर लिया। दिन निकला तो मैं बहर वाली चक्की के पास बैठा मिसवाक कर रहा था कि घुम्मन सिंह उधर आ गया। मेरे पास आकर राजदारी से बोला, पुत्र करमदीन, यार तुम मुझे शाम का मनका दे दो तो मैं तुम्हें जेल से बाहर 2000 रुपये दिलवा सकता हूँ। ऐसा सीधा और साफ दिल का आदमी था कि वो भूल ही गया था कि उसने मुझे किस कदर ख़तरनाक बात रात को बताई थी। इस ज़मन में वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए कहा, सरदार जी, ये मनका मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दें। घुम्मन सिंह ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और बोला, ओए कोई गल नहीं पुत्र जी, तुम्हारी माँ हमारी माँ है। वो जाते जाते पलट कर मेरे पास आया और कहने लगा, करमदीन, अगर कभी तुम्हें यहाँ से फ़रार होने का मौका मिले तो मेरे गाँव ज़रूर आना। वहाँ तुम्हें इंदिरा गांधी की सारी पुलिस भी मिलकर तलाश नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूँगा। मैंने कोई जवाब ना दिया, मुस्कराता रहा। घुम्मन सिंह को अभी तक रात की चढ़ी हुई थी। कहने लगा, कादियान से 3 कोस पर हरचवाल गाँव है। हरचवाल के आगे श्री गोबंद का रेलवे स्टेशन है। बस हरचवाल और श्री गोबंद के दरमियान गंगापुर है, यही मेरा गाँव है। ज़रूर आना, तुझे माझे का खालिस अपने घर का दारू पिलाऊंगा, मैंने घुम्मन सिंह से कहा।
سردار جی رمضان کے بارے میں آپ نے مجھے تو بتا دیا، کسی اور کو نہ بتائیں۔ گھمن سنگھ کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، میرے بازوؤں کو زور سے پکڑ کر بولا، کرم دین تم پنجابی ہو کر ایسی بات کر رہے ہو؟ میں پنجابی شیر مرد ہوں، آگے پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ گھمن سنگھ برا مناتا ہوا اپنی بیرک کی طرف چلا گیا۔ گھمن سنگھ نے مجھے 2-3 روز بعد بتایا کہ اس نے سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں رمضان جاسوس کو سپرنٹینڈنٹ سے خاصا کمات وصول کرتے سنا تھا۔ رمضان کو قطعی علم نہیں تھا کہ مجھ سے اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ وہ بظاہر موقع پا کر میری کوٹھڑی میں آیا اور ایک بار پھر اس نے کہا کہ اس کے فرار کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، چنانچہ اگر اپنے کسی ساتھی کو باہر پیغام دینا ہو تو میں اسے بتا دوں۔ میں نے اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے رمضان سے کہا، تم اگر واقعی مجھے اپنا پاکستانی مسلمان بھائی سمجھتے ہو اور تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے تو پھر مجھے اپنے ساتھ اس جیل سے کیوں نہیں نکال لے جاتے؟ اس پر رمضان نے جواب دیا، جس شخص نے مجھے یہاں سے نکالنے کا ذمہ لیا ہے وہ صرف ایک آدمی کو ہی فرار کروا سکتا ہے۔ ہاں، میں باہر جا کر تمہارے لیے کوشش کروں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے کسی معتبر ساتھی کا پتہ بتا دو تاکہ میں اس سے بھی مدد لے سکوں، کیونکہ ابھی مجھے بھارت کا بارڈر کراس نہیں کرنا ہے بلکہ بھارت میں رہ کر جاسوسی کرنی ہے۔ میں اب اسے بھلا کیسے اپنے بمبئی والے حکیم صاحب کا پتہ بتا سکتا تھا؟ میں نے کہا، رمضان چاچا، یقین کرو بھارت میں اگر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور پاکستانی جاسوس کام بھی کر رہا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے ان لوگوں سے قصداً بے خبر رکھا گیا ہے۔ رمضان بولا، مگر تم جموں کے کمپنی باغ والے پاکستانی سادھو سے جا کر ملتے رہے ہو۔ مجھے راجوڑی میں اپنے ایک پاکستانی ساتھی سے اس کا علم ہو گیا تھا۔ یہ پولیس کی رپورٹ تھی۔ رمضان کو میرے اور جموں والے جاسوس کے بارے میں ذاتی طور پر کچھ معلوم نہیں تھا، اسے میری رپورٹ اور ہسٹری شیٹ پڑھ کر سنائی گئی تھی۔ یہ روزنامہ اس خفیہ آدمی نے تیار کیا تھا جو جموں میں میرا تعاقب کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، میں کسی جموں والے سادھو کو نہیں جانتا، پھر جان بوجھ کر قدرے خاموش رہا اور رمضان کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں کہا، مجھے یقین ہے کہ تم میرے پاکستانی بھائی ہو اور وطن عزیز کے لیے یہاں کام کر رہے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا۔ رمضان کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ رازداری سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بظاہر دائیں بائیں ایک تشویش انگیز نگاہ ڈالی۔ میرے بھائی کرم دین، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ دیکھو، تم اگر مجھے اپنے کسی ساتھی کا پتہ بتا دو گے تو میں مشکل حالات میں اس سے مدد لے سکوں گا، اور یہ تمہارا قومی فرض بھی ہے۔ میں دل میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر غور سے سنو، میرے پاس ایک خفیہ کوڈ بک ہے جس پر ان تمام پاکستانی ایجنٹوں کے نام اور ایڈریس درج ہیں جو بھارت کے مختلف صوبوں میں کام کر رہے ہیں۔ رمضان کی تو آنکھیں چمک اٹھیں، وہ اس خوشی کو دبا نہ سکا اور بولا، کرم دین، مجھے تم وہ خفیہ کوڈ بک ایک نظر دکھا دو۔ اپنے پاکستانی ساتھیوں میں سے مجھے 2 ایک ہی کے پتے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت میں ان سے امداد حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا، لیکن یہ کوڈ بک میرے پاس نہیں ہے۔ گرفتاری سے 1 ہفتہ پہلے میں نے اسے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بھارتی CID میرے پیچھے لگ گئی ہے اور وہ مجھے بہت جلد گرفتار کر لے گی۔ رمضان نے بے تاب ہو کر کہا، کہاں چھپا رکھی ہے؟ تم مجھے بتا دو، میں وہاں سے جا کر نکال لوں گا۔ میں نے کہا، جس جگہ میں نے کوڈ بک کو دفن کیا ہوا ہے وہ جگہ سوائے میرے کسی اور کو معلوم نہیں اور میں خود ہی وہاں سے جا کر نکال سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں سے بھگا کر لے چلو، پھر میں تمہیں اس جگہ لے جاؤں گا جہاں میں نے خفیہ کوڈ بک چھپائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تمہیں سب پاک ایجنٹوں کے نام اور پتے معلوم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے پھر ہم دونوں ہی کسی ماسٹر اسپائی کے پاس جا کر چھپ جائیں۔ خفیہ کوڈ بک یعنی غیر ملکی جاسوسوں کی پوری لسٹ اور پتے ایک بہت بڑا لالچ تھا جس میں رمضان آ گیا۔ اگر وہ یہ کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے تو بھارتی خفیہ محکمہ اسے بہت بڑا عہدہ عطا کر دے گا۔ اس کو اور تو کچھ نہ سوجا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج رات تم تیار رہنا، پروگرام کے مطابق میرا آدمی پولیس انسپکٹر کی وردی میں یہاں آئے گا، تم میرے ساتھ نکل چلنا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں رات کو تمہیں تیار ملوں گا۔ رمضان اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے لیے فرار ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ بھارتی CID کا خاص آدمی ہے اور جیل کے دروازے آدھی رات کو اس پر کھول دیے جائیں گے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ جس وقت وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جھوٹے فرار کا ڈھونگ رچائے رات کے اندھیرے میں جیل سے بھاگے گا تو خفیہ پولیس کے مسلح آدمی ہمارا پیچھا شروع کر دیں گے اور رمضان انہیں خفیہ اشارے بھی دے گا۔ شام کو وہ ادھر ادھر سے منڈلاتا ایک بار پھر میرے پاس آیا اور باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے پوچھا
कि खुफिया कोड बुक किस जगह छुपाई गई है, मगर मैंने ये कहकर उसे टाल दिया कि ये मैं जेल से निकल कर ही बताऊँगा। ये मेरा असूल है। तुम जानते हो कि हम जासूसों की बाज़ असूली मजबूरियाँ होती हैं। वो मुतमईन होकर चला गया। फरार होने का मौका खुद जेल के हुकाम दे रहे थे और मैं बाहर निकलते ही मुसल्लह आदमियों की निगाह में होऊंगा। उनके ख्याल में मैं उनकी निगाह हूँ और गोलियों से बचकर कहीं फरार नहीं हो सकता था, इसलिए वह मुतमईन थे। मैंने घुम्मन सिंह को अपने फरार के बारे में कुछ न बताया। ये अवाइल दिसंबर की रात थी और मैं बैरक में कंबलों में लिपटा पड़ा था। बैरक के बाहर दो हवालदार बारी बारी गश्त लगा रहे थे। दूर जेल के बड़े दरवाजे पर नुस्ब बल्ब रोशन था और सहन बिल्कुल खाली पड़ा था। अगरचे ये फरार एक ढोंग था, फिर भी मुझे मुतासर करने के लिए इसका बाकायदा मंसूबा बनाया गया था ताकि मुझे शक न हो। रमज़ान की कोठरी में अंधेरा था। जब जेल की घंटी ने आधी रात का गुजर बजाया तो मैं कंबल में से मुंह निकाल कर बड़े दरवाजे की तरफ तकने लगा। मैंने महसूस किया कि गश्त करने वाले हवालदार ज़्यादा वक्फे से गश्त करने लगे थे। जेल के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ बल्ब उसी तरह रोशन था। फिर अचानक गेट खुला और एक जीप तेज़ी से दाखिल होकर एक तरफ रुक गई। जीप में से एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में उतरा। उसके साथ जेल के दो सिपाही भी थे। मैं चौकन्ना हो गया। रमज़ान का नकली ड्रामा शुरू हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर सीधा रमज़ान की कोठरी के पास आ गया। उसने अचानक जेब से एक खंजर निकाला और जेल के सिपाहियों पर इतनी तेज़ी से हमला किया कि वो बज़ाहिर अपने आप को बचा न सके और शदीद ज़ख्मी होकर कराते हुए नीचे गिर पड़े। इतने में गश्त करने वाला एक हवालदार वहां आ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उछलकर उसे एक फ्लाइंग किक लगाई और हवालदार के हाथ से बंदूक नीचे गिर पड़ी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस पर भी खंजर से वार कर दिया। ये सारे के सारे नकली वार थे। कोई जख्मी नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची हुई स्कीम के तहत इन सिपाहियों ने खुद पर बनौटी बेहोशी तारी कर ली थी। रमज़ान की कोठरी खोल दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रमज़ान को बाहर निकाल कर कहा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसे छोड़ दो, तुम ही भाग चलो, मामला गड़बड़ न हो जाए। ये भी एक बाकायदा चाल थी। यह जुमला जानबूझकर मुझे सुनाया गया था। रमज़ान ने कहा, नहीं नहीं, भाई करमदीन को ज़रूर साथ ले जाना है, वो मेरा स्मगलर साथी है, तो मैं बॉर्डर पर मज़ीद 1 लाख रुपए दिलवा दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर जल्दी करो, मैं पहले ही 3 आदमियों का खून कर चुका हूँ। रमज़ान ने मेरी बैरक में आकर आहिस्ता से मुझे बुलाया, करमदीन चलो जल्दी करो। मैंने कंबल अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और उठकर उसके साथ दौड़ते हुए जीप में सवार हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर तेज़ी से जीप निकाल कर जेल के दरवाजे से बाहर आ गया। जेल के दरवाजे पर भी एक सिपाही बेहोश पड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इसे मैंने सबसे पहले बेहोश किया था। हमारी जीप रात के अंधेरे में जलंधर सेंट्रल जेल से निकलकर शहर की एक वीरान सड़क पर भागने लगी। हम जलंधर रेलवे स्टेशन से भी आगे निकल गए। अब एक ऐसी कच्ची सड़क पर जीप दौड़ती जा रही थी जो अमृतसर जाने वाली रेलवे लाइन के साथ साथ जा रही थी। रमज़ान और मैं जीप की पिछली सीट पर कंबल लपेटे बैठे थे। उसने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, यह आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सरहद के एक मशहूर स्मगलर का साथी है। उस स्मगलर से हमारा रब्ता है। जासूसी के साथ साथ मैं उसके लिए स्मगलिंग भी करता हूँ। मैंने उसे पैगाम भिजवाया था, चुनाचे उसने अपने इस खास साथी को मेरी रिहाई के लिए यहाँ भेजा। मैं जानता था कि रमज़ान झूठ बोल रहा है और यह पुलिस इंस्पेक्टर CID का आदमी है। मैंने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अमृतसर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं? मैं अपने जहन में अब इन लोगों के चुंगल से फरार होने की स्कीम तैयार कर रहा था, क्योंकि असल फरार अब मेरा होने वाला था। रमज़ान ने कहा, अगर तुम मुझे बता दो कि वो मकाम कहाँ है जहाँ तुमने खुफिया कोड बुक छुपाई हुई है, तो मैं इसे वहाँ जाने को कहूँगा और फिर इसे यहाँ से चलता करूँगा और हम खुद ही किसी न किसी तरह अमृतसर पहुँच जाएंगे। वैसे इस वक्त ये अमृतसर की तरफ ही जा रहा है। मैं भी अमृतसर ही जाना चाहता था, क्योंकि मैं शहर की गलियों से वाकिफ़ हो गया था और वहाँ अपने आप को कुछ देर के लिए बासानी पोशीदा रख सकता था। मैंने धीमी आवाज़ में रमज़ान से कहा, मैंने कोड बुक अमृतसर के कंपनी बाग में एक जगह छुपाई हुई है। इसे कहो कि ये हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार दे। ठीक है, रमज़ान बोला। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, चमन जी हमें कंपनी बाग की नहर पर उतार दें। पुलिस इंस्पेक्टर ने मोटी सी गाली देकर कहा, कहीं मुझे फंसा न देना। कंपनी बाग में आजकल रात को पुलिस गश्त करती रहती है। यह भी उसने झूठ बोला था और फरार के ढोंग को हकीकत का रंग देने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। मैं खामोश बैठा रहा। रमज़ान ने उसे मिन्नत समझत के अंदाज में कहा, चमन जी मैं डेरे पर आकर तुम्हें भी खुश कर दूंगा।
तुम जानते हो कि स्मगलर लोग वादे के बड़े पाबंद होते हैं। तुम हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार देना। पुलिस इंस्पेक्टर ने झिंझलाकर कहा। ठीक है, तुम्हारी सीट के नीचे सिविलियन कपड़ों की गठड़ी रखी है, अपने जेल के कपड़े उतार कर उन्हें पहन लो। हमने सीट के नीचे से गठड़ी निकाल कर जेल की वर्दी उतार कर मेले खोरे रंग का कुर्ता और धोतियाँ पहन लिया। भूरे रंग का एक कंबल भी हमें मिल गया। जलंधर से अमृतसर तक 40 मील का फासला जीप ने बड़ी जल्दी तय कर लिया। जीप अमृतसर के मज़ाफ़ात में से गुजरती हुई शरीफपुरे की आबादी में आ गई। यहाँ से मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि जीप को दाएं जाने वाले रेलवे फाटक के पार ले जाकर एक तरफ खड़ी कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार फिर मोटी सी गाली दी और जीप दाएं तरफ मोड़ दिया। मेरे इशारे पर जीप नहर के पुल की दूसरी जानिब शहतूत के एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रोशनियां गुल कर दी और जल्दी से नीचे उतर कर बोला, अब फ़ौरन मेरी जीप खाली कर दो। मुझे खतरा है कि कहीं पुलिस गश्त करती इधर ना आ जाए। मैं नकली थानेदार हूँ, धर लिया जाऊँगा। चलो जल्दी करो। यह सब एक ड्रामे के मुकालमे थे। रमज़ान ने मेरे साथ जीप से बाहर छलांग लगा दिया और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, कालू को मेरा सलाम कहना, आज सर्दी है। मैं फ़ौरन समझ गया कि रमज़ान ने खुफिया कोड में इंस्पेक्टर को शायद मेरी निगरानी का कह दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर भी महाराना अदाकारी कर रहा था। बोला, नस जाओ, इस मुसीबत में डाल दिया है मुझे तुमने। मैं जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम। और उसने जीप स्टार्ट की, उसे घुमाकर मोड़ा और तेज़ी से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। हमने कंबलों की बक्कल मार रखी थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। रमज़ान मेरे साथ लगकर चल रहा था। उसकी जेब में यकीनन पिस्तौल वगैरह मौजूद था। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि उसके पास असलिया ना हो। मैं भी चौकस था। मैंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि वो मेरे बिल्कुल साथ लगकर चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि मुझसे निस्फ कदम पीछे रहे। उसने कहा, वो जगह कहाँ है करमदीन? हमें सुबह होने से पहले पहले खुफिया कोड बुक निकाल कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। चमन ने बताया था कि यहाँ रात को पुलिस की गश्त रहती है। वो जगह कहीं भी नहीं थी जहाँ मैंने कोई खुफिया कोड बुक दफन की हुई हो। अब मैं उसे भागने का मौका तलाश कर रहा था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि मेरे इर्द गिर्द न सिर्फ वो पुलिस इंस्पेक्टर बल्कि पुलिस की दूसरी नफरी भी मौजूद है और हमारा पीछा कर रही है। अगर मैं फरार होने की कोशिश करूंगा तो मुझे दबोच लिया जाएगा या फिर जख्मी कर दिया जाएगा। हम कंपनी बाग की खुश्क छोटी नहर के किनारे पर चले जा रहे थे। इस नहर के दोनों जानिब आम के घने दरख्तों ने साया डाल रखा था। मुझे मालूम था कि बाएं जानिब कंपनी बाग की गिरौंद फैली है और दाएं जानिब मजेठ गांव को जाने वाली सड़क है। बाग में अंधेरा था और नहर का किनारा ढलानी था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अंधेरे में मुनासिब मौका पाकर किसी तरफ को छलांग लगा दूँ और फिर अंधेरे और दरख्तों का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी बाग में गायब हो जाऊँ। मैं एक जगह रुक गया। रमज़ान, यहाँ वो दरख्त है जिसके तने में मैंने कोड बुक छुपाई थी। रमज़ान ने कहा कि चलो उसे खोद कर निकालते हैं। हम आम के दरख्त के नीचे आ गए। मैं जानबूझकर उसे उस दरख्त के पास लाया था क्योंकि यहाँ एक बाउली थी जिसकी दूसरी तरफ नाशपाती का एक बाग था और उस बाग के दूसरे किनारे पर एक क्लब था जहाँ लोग शाम को टेनिस वगैरह खेलते थे। नाशपातियों के दरख्त साथ साथ आगे हुए थे और उनके दरमियान गहरा अंधेरा फैला था। मैंने रमज़ान से कहा, हम कोई ज़मीन खोदने वाली शायद साथ नहीं ले। ऐसा करो कि मैं जहाँ इशारा करूँ तुम वहाँ से ज़मीन खोद डालो। रमज़ान अब मुझे किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहता था। बोला, करमदीन, तुमने कोड बुक छुपाई है, बेहतर है कि तुम ही ज़मीन खोदो। मैं इधर उधर देखता हूँ कि कोई सिपाही इधर ना निकले। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर तुम मेरा कंबल संभालो। अब मेरे अंदर का कमांडो पूरी तरह से बेदार हो गया था। मैंने बिजली की सी तेज़ी के साथ कंबल उतार कर इस तरह रमज़ान के ऊपर डाला कि उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ गई। ये हरबा इंतहाई खतरनाक और महलक था और रमज़ान जैसा आम भारतीय जासूस मेरे जानलेवा हमले का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड का वक्फा लगा और उसके हलक से कोई आवाज़ ना निकल सकी। मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी तलाशी लिया। उसकी जेब में एक छोटा रिवॉल्वर था। मैंने रिवॉल्वर संभाला और अपने आप को नहर की ढलान पर वाक़ बाउली की दूसरी जानब लुढ़का दिया। मैं झाड़ियों में से गेंद की तरह लुढ़कता हुआ नाशपाती के बाग में घास पर जा गिरा। अभी मैं उठने ही लगा था कि जहां मैंने रमज़ान को मार गिराया था वहां दूसरी जानब से टॉर्च की रोशनी पड़ी। फिर कुछ आदमियों के कदम दौड़ते हुए नहर की मुंडेर की तरफ बढ़े। मैंने दरख्त के पीछे देखा तो अंधेरे में नहर की मुंडेर पर कुछ आदमियों के साथ हरकत कर रहे थे।
پھر کسی نے چلا کر کہا، اسے پکڑو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ساتھ ہی فضا میں پستول کے فائر کی آواز گونج اٹھی، ٹارچ کی روشنی درختوں پر گری اور میں نے درختوں میں اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ ٹارچ کی روشنی نے مجھے اپنی زد میں لے لیا۔ وہ جا رہا ہے، گولی ٹانگوں میں مارنا۔